नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविदा अधिनियम के महत्वपूर्ण टॉपिक एजेंसी के विषय में जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी, पीसीएस, जे हायर जुडिशियल सर्विस सहित तमाम जुडिशरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। एजेंसी की परिभाषा। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने या तीसरे व्यक्ति से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा जाता है, अभिकर्ता, एजेंट या प्रतिनिधि कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिस व्यक्ति का इस तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है उसको नियोक्ता, मालिक या प्रधान कहते हैं। एजेंसी क्या है? अधिनियम की धारा 182 में दी गई परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि प्रधान तथा तीसरे पक्षकारों को जोड़ने की कड़ी का काम एजेंट का होता है। केवल इस आधार पर कि एक व्यक्ति किसी दूसरे के व्यापार से संबंधित मामलों पर सलाह देता है, कार्य करता है, वे दूसरे का एजेंट नहीं बन जाता है। कंपनी के प्रमोटर की स्थिति एजेंट की नहीं होती है क्योंकि वह जिस कंपनी के लिए कार्य करता है अभी उसकी स्थापना होना बाकी है। हरबंस लाल बनाम प्रोड्यूसर एक्सचेंज कॉरपोरेशन के वाद में अब निर्धारित किया गया कि कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे को अपनी ओर से धन विनियोजित करने तथा देनदारों के साथ अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करता है तो धारा 182 की परिभाषा के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को एजेंट माना जाता है क्योंकि एजेंट की नियुक्ति प्रधान तथा तीसरे पक्षकारों में अनुबंध कराने के लिए की जाती है। यहाँ पर आवश्यक है कि प्रधान तथा तीसरा पक्षकार दोनों ही अनुबंध करने के लिए योग्य होने चाहिए। अधिनियम की धारा 226 के अनुसार एजेंट द्वारा की गई संविदाओं और कार्यों से उत्पन्न दायित्वों का उसी प्रकार से अनुपालन कराया जा सकेगा और उनके वैसे ही वैध परिणाम होंगे मानो कि वे स्वयं मालिक के द्वारा की गई संविदा या कार्य हों। एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है? अधिनियम की धारा 183 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो और स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो एजेंट नियुक्त कर सकता है। अर्थात अवयस्क तथा अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति प्रधान के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। मदन लाल बनाम भेरू लाल के वाद में न्यायालय ने कहा कि धारा 183 के द्वारा अवयस्क को एजेंट नियुक्त करने से रोका गया है, परंतु अवयस्क का संरक्षक अवयस्क के लिए एजेंट नियुक्त कर सकता है। एजेंट कौन हो सकता है? अधिनियम की धारा 184 के अनुसार प्रधान और तीसरे पक्षकारों में संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है, परंतु कोई भी अवयस्क या अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति एजेंट नहीं बन सकता है क्योंकि ऐसा अयोग्य व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उससे प्रधान तो बाध्य होगा, परंतु वह एजेंट के दुराचार या लापरवाही के लिए एजेंट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसीलिए अवयस्क तथा अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। एजेंसी की संविदा में प्रतिफल क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम में बताया गया है कि एक वैध संविदा के लिए सामान्य स्थितियों में प्रतिफल होना आवश्यक है, लेकिन एजेंसी की संविदा इसका अपवाद है। धारा 185 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एजेंसी का निर्माण करने के लिए प्रतिफल होना आवश्यक नहीं है। इसका कारण है कि मालिक एजेंट द्वारा किए गए कार्यों संविदाओं से बाध्य होता है एवं एजेंट को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी बाध्य होता है। इसीलिए एजेंसी के लिए अलग से प्रतिफल होना आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि एजेंसी की संविदा प्रतिफल रहित एवं प्रतिफल सहित दोनों हो सकती है। एजेंसी की संविदा का निर्माण कैसे होता है? एजेंसी की संविदा का निर्माण अधिनियम में बताए गए निम्न तरीकों से किया जा सकता है: स्पष्ट करार द्वारा, गर्भित करार द्वारा, विबंध द्वारा, प्रदर्शन द्वारा, आवश्यकता द्वारा, पुष्टिकरण द्वारा, विधि द्वारा। स्पष्ट करार द्वारा एजेंसी की संविदा का निर्माण करना सबसे सरल ढंग माना जाता है। जब किसी एजेंट की नियुक्ति लिखित अथवा मौखिक शब्दों द्वारा की जाती है तो वह स्पष्ट करार द्वारा एजेंसी कहलाती है। वकालतनामा भरकर स्टाम्प पर लिख कर दिया जाना इस प्रकार की एजेंसी का अच्छा उदाहरण है। ऐसी एजेंसी को पूर्व निर्णीत अधिकार से स्थापित एजेंसी भी कहा जाता है। धारा 187 के अनुसार एजेंसी स्पष्ट करार द्वारा स्थापित की जा सकती है। गर्भित करार द्वारा एजेंसी का निर्माण। जब परिस्थितियों के अनुसार एजेंसी की स्थापना होती है तो यह गर्भित करार द्वारा स्थापित एजेंसी कहलाती है। आवश्यकता द्वारा स्थापित एजेंसी तथा विबंध द्वारा स्थापित एजेंसी इस प्रकार के उदाहरण हैं। धारा 187 के अनुसार पक्षकार का आचरण अथवा व्यवहार भी इस प्रकार की एजेंसी को जन्म देता है। विबंध द्वारा एजेंसी का निर्माण।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने कथन, कार्य अथवा भूल के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी बात की सत्यता का विश्वास दिलाता हो और इसी विश्वास पर दूसरा व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवहार करता हो, तो पहला व्यक्ति अथवा उसका प्रतिनिधि किसी भी विवाद में जो उसके और दूसरे के बीच में चल रहा है उस विश्वास अथवा सत्यता से हट नहीं सकता है। उदाहरण के लिए अमित ने अपने नौकर शिवम को उसके नाम से राम जी से उधार माल खरीदने की छूट दे रखी है। एक दिन जब अमित ने शिवम को उधार सामान खरीदने का कोई आदेश नहीं दिया, शिवम ने राम जी से 50 रुपये का सामान अमित के नाम पर उधार ले लिया। अमित को 50 रुपये राम जी को देने होंगे। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 237 भी इसका स्पष्टीकरण करती है। विलियम सेंसन ने भी इस बात की पुष्टि की है। उनके शब्दों में, जब एक व्यक्ति अपने नाम पर दूसरे व्यक्ति को कार्य करने की छूट देता है जिससे कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति ये मान लेता है कि उन दोनों में एजेंसी का संबंध स्थापित हो चुका है, तो पहला व्यक्ति इस प्रकार से उत्पन्न हुए अपने दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता है। विधि के परिवर्तन द्वारा एजेंसी का निर्माण। विधि के परिवर्तन द्वारा भी एजेंसी स्थापित की जा सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में विधि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का एजेंट मान लेती है। इसे एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जब साझेदारी का निर्माण किया जाता है तो विधि के परिवर्तन द्वारा प्रत्येक साझेदार स्वतः दूसरे साझेदार का एजेंट बन जाता है। एजेंट के अधिकार की सीमा। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 188 के अनुसार किसी कारोबार को चलाने के लिए अधिकार रखने वाला एजेंट ऐसी प्रत्येक विधिपूर्ण कार्य करने का अधिकार रखता है जो कि उस उद्देश्य के लिए आवश्यक है या ऐसे कारोबार के संचालन के लिए जरूरी है। आपत्ति काल में एजेंट का अधिकार। अधिनियम की धारा 189 के अनुसार आपत्ति काल में किसी एजेंट को अपने मालिक या नियोक्ता की हानि से रक्षा करने के उद्देश्य से ऐसे सभी कार्य करने का अधिकार है जो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी हानि से बचाने के लिए वैसी ही परिस्थिति में करता है। अपने अधिकारों का हस्तांतरण न करना। कुछ अपवादों को छोड़कर एजेंट को अपना अधिकार हस्तांतरित नहीं करना चाहिए। धारा 190 के द्वारा इस स्थिति को स्पष्ट किया जा चुका है कि एजेंसी के साधारण नियमों के अनुसार हस्तांतरण द्वारा प्राप्त किया गया अधिकार फिर से हस्तांतरण करने योग्य नहीं होता है। एजेंट द्वारा अपने अधिकार से परे कार्य करने का प्रभाव। धारा 227 के अनुसार जब कोई एजेंट अपने अधिकार से परे कोई कार्य करता है और जो कार्य किया गया है वह उसके अधिकार के भीतर और अधिकार के परे में बांटा जा सकता है, तब केवल उतना ही भाग जितना कि उसके अधिकार के भीतर है उसके मालिक को तीसरे पक्षकार के प्रति बाध्य करता है। एजेंट को दी गई सूचना अथवा एजेंट के द्वारा प्राप्त की गई सूचना का प्रभाव। धारा 229 कहती है कि एजेंट को दी गई सूचना या उसके द्वारा प्राप्त की गई सूचना यदि उसके मालिक के कारोबार से संबंधित है और उसी सिलसिले में दी गई या प्राप्त की गई है तो उसका प्रभाव वैसा ही होगा जैसे यदि उसके मालिक को दी गई होती या उसके मालिक के द्वारा प्राप्त की गई होती। एजेंसी की परिभाषा में सब एजेंट क्या है। अधिनियम की धारा 190 से लेकर 195 तक उप अभिकर्ता सब एजेंट के संबंध में प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 191 उप अभिकर्ता की परिभाषा देती है। दी गई परिभाषा के अनुसार उप अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो एजेंसी के कारोबार में मूल एजेंट द्वारा नियोजित और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। उप अभिकर्ता के कार्यों जिम्मेदारी के संबंध में प्रावधान धारा 192 और 193 में दिया गया है। धारा 192 जब उप अभिकर्ता उचित तौर पर नियुक्त हो और धारा 193 जब उप अभिकर्ता उचित तौर पर नियुक्त नहीं हो के संबंध में जानकारी दी गई है। एजेंसी की संविदा में पुष्टि या अनुसमर्थन क्या है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 196 से लेकर 200 तक में अनुसमर्थन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। जब कोई एजेंट ऐसा कार्य करता है जिसके लिए वह प्राधिकृत नहीं था, ऐसी स्थिति में नियोक्ता के पास दो विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह उस कार्य को अस्वीकृत कर दे, दूसरा उस कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दे। पहली स्थिति अर्थात अस्वीकृत की स्थिति में नियोक्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि एजेंट व्यक्तिगत रूप से उस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर अनुसमर्थन या स्वीकृति कर देता है तो इसके लिए नियोक्ता उत्तरदायी हो जाता है, भले उस कार्य को करते समय उन दोनों के बीच में नियोक्ता एजेंट का संबंध रहा हो अथवा नहीं। एजेंसी की समाप्ति। एजेंसी की संविदा की समाप्ति भी अन्य संविदाओं की तरह ही समाप्त होती है। संविदा अधिनियम की धारा 201 के अनुसार निम्न दशाओं में एजेंसी की संविदा समाप्ति मानी जाती है। एजेंसी का कार्य पूर्ण होने पर। जिस कार्य के लिए एजेंट को प्रधान के द्वारा नियुक्त किया गया था उस कार्य के पूर्ण हो जाने पर एजेंसी की संविदा समाप्त मानी जाती है।
करार द्वारा। प्रधान एवं एजेंट करार या समझौते करके भी एजेंसी की संविदा को समाप्त कर सकते हैं। अवधि समाप्त होने पर यदि एजेंसी की संविदा एक निश्चित अवधि के लिए किया गया हो और वह अवधि बीत जाने के बाद एजेंसी की संविदा समाप्त हो जाती है, चाहे वह कार्य पूर्ण हुआ हो अथवा नहीं। विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर जब किसी विषय वस्तु के लिए एजेंसी की स्थापना की जाती है और वह विषय वस्तु ही नष्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति में एजेंसी की संविदा समाप्त हो जाती है। नियोक्ता या एजेंट की मृत्यु होने पर नियोक्ता या एजेंट में से किसी की भी मृत्यु हो जाने की दशा में एजेंसी की संविदा समाप्त हो जाती है। पागल हो जाने पर जब नियोक्ता या एजेंट दोनों में से कोई भी पागल हो जाए तो एजेंसी की संविदा समाप्त हो जाती है। नियोक्ता के दिवालिया हो जाने पर जब नियोक्ता दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसमें संविदा करने की योग्यता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में एजेंसी की संविदा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार एजेंसी के समाप्त होने के तरीकों के साथ ही धारा 202 में यह भी कहा गया है कि एजेंसी की विषय वस्तु या संपत्ति में एजेंट का स्वयं का भी हित होता है। जब तक कि एजेंसी की संविदा में इस संबंध में कोई अन्य स्पष्ट विपरीत संविदा ना हो, एजेंसी की समाप्ति इस प्रकार से नहीं की जा सकती कि ऐसा करने से एजेंट के हित को क्षति पहुंचे। एजेंसी की समाप्ति कब मानी जाएगी? अधिनियम की धारा 208 के उपबंधों के अनुसार एजेंसी की समाप्ति उस समय मानी जाती है जब अधिकार के समाप्ति की बात एजेंट को ज्ञात हो जावे और जहां तीसरे पक्षकारों का संबंध है, जबकि उनको इस अधिकार की समाप्ति की सूचना मिल जाए। धारा 210 के अनुसार किसी एजेंट के अधिकार की समाप्ति होने पर उसके द्वारा नियुक्त किए गए सभी उप एजेंट के अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं।